नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इस महत्वपूर्ण पुस्तक में जो कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको बड़े संक्षेप के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले मैक्स वेबर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर बात करूं और उसके बाद मैं प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर आऊं। पर मुझे लगा बाद में कि पहले मैं इस पुस्तक के मुख्य पहलुओं को आपके सामने छूने की कोशिश करूं और उसके बाद में जो आगामी वक्तव्य होगा उसे मैक्स वेबर के सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर केंद्रित करूं और उसमें उन सारे धर्मों के विषय में बात की जाए जिनकी चर्चा मैक्स वेबर अपनी पुस्तकों के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर करते रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मैं देखिए मुख्य रूप से उन चीजों पर अपने आप को केंद्रित कर रहा हूं जो सामान्यतः टेक्स्ट बुक्स में मौजूद नहीं है और दूसरी किताबों में आधारित है। मैक्स वेबर का जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अगर हम शुरुआत में चले जाएं तो शुरुआती दौर में जैसे ही कुछ पेजेस खोलते हैं तो पेजेस खोलने के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट वहां पर आता है और वो स्टेटमेंट ये है जो कि सांख्यिकीय तथ्यों के ऊपर आधारित है कि आधुनिक यूरोप के अंदर जो बिजनेस लीडर्स है, ओनर्स ऑफ कैपिटल हैं, जो पूंजी के स्वामी हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायों के नेतृत्वकारी लोग हैं, जो हाई ग्रेड स्किल लेबर है और जो हाईली टेक्निकली एंड कॉमर्शियली ट्रेंड पर्सोनल है, जो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित है, जो कर्मी, जो वर्क फोर्स है वो जो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित वर्क फोर्स है और जो काफी कुछ कॉमर्शियली ट्रेंड है। ये जो चारों कैटेगरी है यानी बिजनेस लीडर, ओनर ऑफ कैपिटल, हाई ग्रेड स्किल लेबर और हाईली टेक्निकली एंड कॉमर्शियली ट्रेंड पर्सोनल, ये जो मॉडर्न यूरोप के अंदर ये जो चार कैटेगरीज हैं ये ज्यादातर प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ में संबंधित है। और वेबर का ये जो शुरुआती स्टेटमेंट है वो इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद की प्रवृत्तियों के बीच में और मोटे मोटे रूप में कहें तो आधुनिक आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों के साथ इसका अपना संबंध किस प्रकार का है। मैक्स वेबर अनेक जगहों पर इस बात को कहने में संकोच नहीं करते कि प्रोटेस्टेंट इथिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण है आधुनिक पूंजीवाद की प्रवृत्तियों को जन्म देने का। इसका अभिप्राय यह है कि यह केवल एकमात्र कारण नहीं और इसलिए मैक्स वेबर का यह सिद्धांत भी सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की तरह एक मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फैक्टोरल थियोरी के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। इसके पहले कि हम मैक्स वेबर के सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की चर्चा अगले वक्तव्य में करेंगे, ये जानने का प्रयास करें कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है क्या। मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। वह महत्वपूर्ण उपकरण है एक पक्ष को समझने का जिसे कि हम ये कहते हैं हियर से। हियर से एक शब्द है कि कहां पर हियर से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करते हैं, हाउ एंड व्हाई, वेयर एंड हाउ द हियर से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हियर से कॉन्फ्लिक्ट। और जब हम मैक्स वेबर की इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसकी चर्चा एंथनी गिडिंस अपनी पुस्तक के अंदर करने का प्रयास करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो हियर से है मैक्स वेबर की दृष्टि में
उसको बड़े लूजली अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह हेट्रोडॉक्सी के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी विविधताएं, हेट्रोजिनिटी को उन्होंने हेट्रोडॉक्सी कहा है, तो हेट्रोडॉक्सी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स के साथ में चीजें इमर्ज कर जाती हैं। हम आगे जाकर के कभी उदाहरण लेंगे कि किस तरह से जो वैदिक रिलीजन है या जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म की हेट्रोडॉक्सी में जैनिज्म, बुद्धिज्म इत्यादि उभर करके आते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से मैक्स वेबर हियर से कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर हम सोशल साइंसेज में जाएं तो सोशल साइंसेज में हियर से HERESY, हियर से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अभिप्राय किसी विचार के साथ में इट इज एन आइडिया और ए डॉक्ट्रिन, यह कोई एक बहुत व्यापक रूपरेखा है, या ये कोई एक सिंबॉलिक एक्शन है, कोई प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया है जो प्रवोक करती है हमको काहे के लिए, एक सही दिशा में या अधिकार केंद्रित एंगर को डेवलप करने के लिए। एक गुस्सा हमारे अंदर, एक एग्रेशन, आक्रामकता विकसित होती है, और वह जो आक्रामकता है वह कहीं जाकर के वायलेंट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हियर से है, इसका एक बहुत व्यापक अर्थ है दोस्तों। वायलेंट डिप्रेशन, एक हिंसक तरीके का डिप्रेशन, हिंसा की उपस्थिति हो जाती है, और हिंसा की उपस्थिति कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं के साथ में जुड़ जाती है, और यह तब उत्पन्न होती है जबकि किसी एक कॉज के लिए, जिस कॉज को हम राइटियस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, एक सही दिशा के अंदर देखने की कोशिश करें, या अपने को अधिकार संदर्भों के साथ देखने की कोशिश करें, उनके फलस्वरूप एक एंगर उत्पन्न होता है, एक क्रोध उत्पन्न होता है, एक आक्रामकता उत्पन्न होती है, और वह आक्रामकता हमारे सामने वायलेंट लिबरेशन को उत्पन्न करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, उस सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर मैक्स वेबर इसी तरह के हियर से कॉन्फ्लिक्ट को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए हियर से का मानना या हियर से की जो अवधारणा है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की अवधारणा है, जो कि हेट्रोडॉक्सी को इंटरप्रेट करती है, हेट्रोडॉक्सी को हमारे सामने लाती है। और मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये जो हेट्रोडॉक्सी है, ये हेट्रोडॉक्सी कहीं ना कहीं एक कोई डायलेक्टिक्स के साथ में या किसी तरह के कन्फ्रंटेशन के साथ, एंटागोनिज्म के साथ डेवलप होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज के साथ उभर करके आ जाती है। वेबर का ये धर्म का समाजशास्त्र है, यह धर्म का समाजशास्त्र, मैं फिर कह रहा हूं कि हम धर्म के समाजशास्त्र की व्यापकता की बाद में बात करेंगे, अभी हम धर्म के समाजशास्त्र को केंद्रित कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के इर्द गिर्द। तो किस तरह से धर्म का समाजशास्त्र संबंधित हो जाता है विकास के समाजशास्त्र के साथ में, यह मैक्स वेबर का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी मैक्स वेबर की इस पुस्तक को हम न केवल धर्म का समाजशास्त्र के साथ जोड़ सकते हैं, न केवल हम आर्थिक विकास का समाजशास्त्र इसके साथ जोड़ सकते हैं, ना ही हम पूंजीवादी विकास के समाजशास्त्र के साथ एक साथ जोड़ सकते हैं, बल्कि इन तीनों शाखाओं के मध्य का क्या संबंध है, उस संबंध के रूप में यह चीजें उभर करके आती हैं। अब एक बात और भी देखिएगा कि जब वेबर के इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की जाए तो इसमें कुछ चीजें हमारे सामने उभर रही हैं जो कि समाजशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि धार्मिक विश्वास, और वो धार्मिक विश्वास क्या है, उन धार्मिक विश्वासों में किस तरह से गत्यात्मकता उत्पन्न होती है, वो जो धार्मिक विश्वास हैं उनकी गत्यात्मकता किन आर्थिक स्थितियों को निर्धारित और प्रभावित करने की कोशिश करती है। ये संबंध पारस्परिकता पर केंद्रित भी हो सकता है, यानी जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियों में होने वाली गत्यात्मकता है, वह गत्यात्मकता धार्मिक विश्वास प्रणालियों के अंदर भी परिवर्तन करती है।
ये जो दोनों पक्ष हैं, यानी धार्मिक विश्वास और आर्थिक स्थितियां, इन दोनों का संबंध किसी भी समाज की सामाजिक संरचनाओं के साथ में होता है। यानी ये तीनों पक्ष, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थितियां और धार्मिक विश्वास, ये तीनों एक साथ अंतर संबंधित हो जाते हैं। और ये अंतर संबंधित होने के बाद जिस प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं, जिस प्रक्रिया को संचालित और प्रभावित करते हैं, हम उसे सामाजिक आर्थिक विकास की संज्ञा देते हैं। यानी सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए धार्मिक विश्वास, आर्थिक स्थितियां, सामाजिक संरचना, इन तीनों के मध्य की संबद्धता को देखना जरूरी है। तभी हम सामाजिक आर्थिक विकास के परिदृश्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात और भी इस पुस्तक में नजर आती है, जिसकी बात मैंने अभी कही आपको, कि प्रोटेस्टेंट धर्म और आर्थिक स्थितियां, इन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं एक कार्य कारण का मूलक संबंध है। बहुत ब्रीफली कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता और पूंजीवाद की स्पिरिट, इन दोनों के मध्य कारण परिणाम मूलक संबंधों को तलाशने का प्रयास मैक्स वेबर ने किया है। एक बात और, मैक्स वेबर अपनी इस अध्ययन के अंदर, अपनी इस अध्ययन प्रणाली के अंदर फिर दो आदर्श प्रारूपों की चर्चा करते हैं। जो दो आदर्श प्रारूप प्रोटेस्टेंट एथिक्स और पूंजीवाद की प्रवृत्ति, कैपिटलिज्म का जो फेज है, जो कैपिटलिज्म की स्पिरिट है, उसके साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बात और हमें इस पुस्तक में नजर आती है, वो ये है कि वेबर कहीं ना कहीं ये भी तर्क देते हैं कि किस तरह से सर्वव्यापी स्तर पर, यानी प्रत्येक समाज में वैश्विक स्तर पर सुपर नेचुरल की अवधारणा से संबंधित विश्वास को उत्पन्न किया गया। जो यूनिवर्सलिटी ऑफ बिलीफ इन सुपर नेचुरल, यानी जो पराभौतिक शक्तियां हैं, उन पराभौतिक शक्तियों के अंतर्गत जो विश्वास है, उस विश्वास को हम प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक राज्य में किसी ना किसी रूप में उभरते हुए देखते हैं। और यह बड़ा रुचिकर होगा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये सुपर नेचुरल की अवधारणा सार्वभौमिक स्तर पर किस तरह से डेवलप होती है, इसे कैसे डेवलप होने का मौका मिलता है, किस तरह से मैजिक और रिलीजन के मध्य की डिबेट इस समाज के विकास के क्रम में उभर करके आती है, और किस तरह से ये सुपर नेचुरल का जो बिलीफ है, यह धीरे धीरे इस गत्यात्मकता की तरफ चला जाता है कि वह आर्थिक प्रणालियों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारण का काम करने लग जाए। एक बात कही जा सकती है, जब हम सुपर नेचुरल की अवधारणा की तरफ जा रहे हैं, तो मैक्स वेबर एक जगह संकेत देते हैं कि जो सोसाइटी है, इट मेक्स चॉइसेस। समाज अनेक प्रकार की चॉइसेस को निर्मित करता है। हम अनेक प्रकार के चुनावों को, हमारी अपनी ख्वाहिश क्या है, हमारी अपनी इच्छा क्या है, इसके आधार पर हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को विकसित करते चले जाते हैं। और ये जो हमारी चॉइसेस हैं, ये चॉइसेस जिसकी बात मैंने अभी कही, वह एक डाइकोटोमी को डेवलप करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी चॉइसेस को चुनते हैं, उन चॉइसेस को चुनने के साथ साथ, उन चॉइसेस के बारे में चर्चा करने के साथ साथ, उन चॉइसेस को सामने वाले को सुनाने के साथ साथ, हम किसी भी डाइकोटोमी का हिस्सा बन जाते हैं। जो डाइकोटोमी है, उसे मैक्स वेबर दो रूप में बताते हैं। पहला, अ कोर्स ऑफ एक्शन which will further the differentiation of spheres of life, यानी एक वैसा कोर्स ऑफ एक्शन, हमारी क्रिया करने के वो प्रारूप जो धीरे धीरे हमको कहाँ ले जाते हैं, सामाजिक जीवन के स्फीयर में, हमारे अपने जीवन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विविधता को उत्पन्न करने के लिए। तो वन कोर्स ऑफ एक्शन leads to differentiation as far as our social life is concerned. सामाजिक जीवन में वह अनेक प्रकार के
विभेदीकरण को उत्पन्न करते चले जाते हैं। और ये विभेदीकरण क्यों है? क्योंकि हमारी चॉइसेस उभरती चली जाती हैं, उन चॉइसेस में बदलाव आता चला जाता है, और उन चॉइसेस को प्राप्त करने के लिए हमारे अपने कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होते चले जाते हैं, उनमें बदलाव होता चला जाता है। इस स्तर पर हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रियाओं की चर्चा एक बार कर सकते हैं। एक पक्ष तो ये है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है, एक ऐसा हमारा क्रिया करने का प्रारूप है, जिस क्रिया करने के प्रारूप में हम कंटिन्यू करते हैं किसके साथ में? ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्टिंग। हमारे अपने व्यवहार करने के, क्रियाकलाप करने के जो परंपरागत तरीके हैं, उन परंपरागत तरीकों के साथ हम कंटिन्यूटी रखते हैं। एक सातत्य है, एक निरंतरता है। इसका मतलब ये है कि उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक ऐसा समूह है जो अपने कोर्स ऑफ एक्शन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता, यानी उसकी अपनी चॉइसेस में भी बहुत ज्यादा कोई गतिशीलता नहीं है। उन चॉइसेस के अंदर वह संतुष्ट है, और उस संतुष्टि के कारण वह उस पारंपरिकता को अपने जीवन के अंदर लगातार बनाए रखता है। लेकिन एक दूसरा समूह है, जो दूसरा समूह अपनी चॉइसेस में डायनामिज्म लाता है, और उस डायनामिज्म के कारण वह डिफरेंशिएशन की स्थितियों को उत्पन्न करता चला जाता है। और डिफरेंशिएशन का मतलब यह है, निवेदीकरण का अभिप्राय, कि हम उस गत्यात्मकता में जीवन जीने के एक तरीके को अपने से पृथक करते हैं, और जीवन जीने के एक नए तरीके को अपने सामने लाने की कोशिश करते हैं। हम इसके पहले कि हम इसके विस्तार में जाएं, हम सबसे पहले ये देखें कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की उस आचार संहिता के अंदर जो आइडियल प्रारूप डेवलप किया है, उसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं। उसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के अंदर, कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म था, उस प्रोटेस्टेंटिज्म जिसको उन्होंने कहा कि ये एसेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म है, यानी सेल्फ डिनाइंग प्रोटेस्टेंटिज्म। उस सेल्फ डिनाइंग प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर चार मुख्य स्वरूप हैं। एक कैल्विनिज्म है, CALVINISM, कैल्विनिज्म है। एक पीटिज्म है, PIETISM, ये विभिन्न प्रकार के सेक्ट हैं। तीसरा मेथोडिज्म है, और चौथा बैप्टिस्ट है। ये चार प्रकार के एसेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म है। और इसमें मैक्स वेबर ये मानते हैं कि जो कैल्विनिज्म है, वह कैल्विनिज्म पूंजीवाद की प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ये जो कैल्विनिज्म की जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन प्रीडेस्टिनेशन के बारे में चर्चा करती है, कुछ पूर्व निर्धारण की बात करती है कि भाई हम डेस्टिन्ड है, पहले से कुछ चीजें निर्धारित है। लेकिन उन चीजों के निर्धारण में वो जिसकी बात करते हैं कैल्विन, उसमें रैशनलाइज्ड एंटरप्रेन्योरल कैपिटलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण अवयव शामिल है। यानी तार्किकता और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारी अपनी कार्यकुशलता है, तार्किकता और कार्यकुशलता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उभरने वाला जो पूंजीवाद है, वह पूंजीवाद हमारे सामने आता है। और ये जो प्रीडेस्टिनेशन की कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है, इसने इस तरह की रैशनलाइज्ड एंटरप्रेन्योरल कैपिटलिज्म को विकसित करने में मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में काम किया है। प्रोटेस्टेंट इथिक्स हमको यह भी दर्शाती है कि किस तरह से विचार इतिहास के लिए प्रभावी शक्तियों के रूप में हमारे सामने उभर करके आ जाते हैं। अब ये जो आइडियल टाइप है, इस आइडियल टाइप में उन्होंने कुछ चीजों की चर्चा की, जैसे समय ही धन है, टाइम इज मनी, पहला। क्रेडिट ही धन है, जो आप कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को भी वो धन के रूप में देखते हैं कि क्रेडिट ही धन है। तीसरा, धन से धन की वृद्धि होती है। चौथा, धन एवं लाभ के मध्य की संबद्धता है। जितना धन है उसके साथ आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चले जाते हैं। जो
लोन को सही समय पर चुकाने वाला व्यक्ति है, जिसको उन्होंने कहा कि गुड पे मास्टर। वह गुड पे मास्टर किसी अन्य व्यक्ति के पर्स का स्वामी है, यानी उसकी अपनी जो जो आर्थिक परिलब्धियां हैं, उन आर्थिक परिलब्धियों के साथ उसका अपना बड़ा गहरा संबंध है। और इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और उस कर्ज को यदि आप समय पर उसका भुगतान कर रहे हैं और वो लगातार आप भुगतान करते चले जाते हैं, तो एक स्थिति में आप उस व्यक्ति से और अधिक धन बोरो कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बात ये कही कि आय एवं व्यय का केयरफुल अकाउंट होना चाहिए। इसका बड़ा सावधानी से एक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, जो कि आय एवं व्यय यानी हमारी अपनी इनकम और हमारे अपने एक्सपेंडिचर, इनके बारे में बहुत कुछ हमें बताता हो, जो हमारे बारे में पूरे जो आर्थिक जीवन है उस आर्थिक जीवन को किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत करने में अपनी जो एक कैलकुलेबिलिटी है उस कैलकुलेबिलिटी को बताता हूँ। फिर ये कि आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपका अपना जो एक मोरल वर्च्यू है, जो आप अपनी एक नैतिकता को साथ लेकर के चलते हैं, जो आप अपनी एक बौद्धिक क्षमता को साथ लेकर के चलते हैं, जो आप अपनी एक वर्क स्पिरिट को साथ लेकर के चलते हैं, कर्मशीलता को साथ लेकर के चलते हैं, यानी बुद्धिमत्ता, हमारी अपनी नैतिकता जो आचार संहिता है, और कर्मशीलता, इन तीनों के साथ हमको अपने को जोड़ करके लोगों के बीच में हमें अपने को प्रस्तुत करने की जरूरत है। यानी जब हम किसी समूह के अंदर या किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित हों, तो अगर पूंजीवादी जो प्रवृत्तियां हैं उन पूंजीवादी प्रवृत्तियों की जिनकी चर्चा प्रोटेस्टेंट इथिक्स ने अपने किसी ना किसी संदर्भों के साथ की है, तो ये अगर तीन पक्ष आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप इन तीनों पक्षों के साथ अपने आप को समूह में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। यानी सामने वाला माने कि आपके अंदर एक बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर कुछ नैतिक नियम कार्य प्रणालियां हैं, जिन नैतिक नियम और कार्य प्रणालियों के आधार पर आप अपने आप को व्यवहार के अंतर्गत संचालित करते हैं। और तीसरा ये कि आपकी अपनी जो कर्मशीलता है, जो आपकी अपनी कार्य क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, वह कार्य करने का तरीका हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन तीनों के साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो फिर हम समय का अपव्यय नहीं करते, फिर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। अगर हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं, तो हम धन का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो इथिक्स थी उसमें उन्होंने कहा कि समय ही धन है। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो पूंजी का विस्तार है, यानी पूंजी को डेवलप करना है, कैपिटल को हमें डेवलप करना है, कैपिटल को डेवलप करना हमारा एक कर्तव्य है, हमारी अपनी एक ड्यूटी है। ये जो आइडियल टाइप है, यह आइडियल टाइप हमें दर्शाता है कि हम किस तरह से पूंजीवाद की प्रवृत्तियों की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आइडियल टाइप है, इस आइडियल टाइप को जब हम मूल्यांकित करते हैं, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो हमें एक स्तर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन भी याद आते हैं। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पूंजीवाद के संदर्भ में और आर्थिक विकास के संदर्भ में चर्चा करते हुए इस तरह की ओपननेस, इस तरह की डायनामिज्म, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी। लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार की गत्यात्मकताएं हमको दिख रही हैं, इस प्रकार के ये जो नियम हमको दिख रहे हैं, इस प्रकार की जो टेंडेंसीज हमको देखने को मिल रही है, जो कि पूंजीवाद के साथ जुड़ी हुई है, अगर हम इसको तलाशने की कोशिश करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट इथिक्स के अंदर हम मार्टिन लूथर के आह्वान के नियम की चर्चा करते हैं। मार्टिन लूथर्स नोशन ऑफ कॉलिंग, वो कॉल कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आह्वान। और यही प्रोटेस्टेंट इथिक्स का सबसे सेंट्रल पॉइंट है, जो कि पूंजीवाद की इन प्रवृत्तियों को हमारे सामने उभारता है। ये जो कॉलिंग है, इस कॉलिंग का माने क्या है, आह्वान किस चीज का? यह आह्वान था क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी, ईसाइयत के अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी, उसमें जिस तरह से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था, उन नियमों के समानांतर, उन नियमों की, जिसको कि हमने पहले कहा था ना कि
किस तरह से एक डाइकोटोमी आ रही है। तो जो जिस तरह के संकीर्णतामूलक व्यवहार और उनको नियंत्रित करने के जो पक्ष थे, उनके सामने एक डाइकोटोमी उत्पन्न हुई और मार्टिन लूथर का ये जो कॉलिंग था, यह कॉलिंग एक डाइकोटोमी के रूप में उभर करके आया और इसमें यह कहा गया कि जो हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, जो हमारे इनवर्डली अफेयर्स हैं, जो हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, उन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यानी सुपर नेचुरल डायमेंशन से इतर, इसका मतलब ये नहीं कि सुपर नेचुरल डायमेंशन को कहीं हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके इतर, उसके उससे बिल्कुल अलग जाते हुए कहीं ना कहीं सांसारिक क्रियाकलापों में हमें अपने दायित्वों का, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करना है, उनको हमें उनका पालन करना है और उसके साथ साथ हमको उनका मूल्यांकन करना है। और वह मूल्यांकन एक उच्चतम स्तर है। अगर आप अपनी सांसारिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर पाते हैं, सांसारिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए कर्तव्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, तो ये एक उच्चतम स्तर है, आप एक हायर लेवल पर हैं। और उस हायर लेवल पर वह व्यक्ति यानी वह सामाजिक इकाई अनेक प्रकार की नैतिकताओं को अपनी पर्सनैलिटी में एज्यूम कर लेती है, वह उन सारे पक्षों को अपने अंदर शामिल कर लेती है। और ये आह्वान के जो सभी पक्ष हैं, जिसको जो कह रहे हैं टू कॉल ऑन, उस आह्वान के सभी नियमों में जो सभी पक्ष हैं ये वाले, ये ईश्वर की निगाह में समान प्रकार, समान प्रकृति के, समान प्रकार के हैं। यानी ये सबके ऊपर लागू हो जाते हैं, ये सबकी ईश्वर की निगाह में सब समान है। आह्वान के सभी पक्ष ईश्वर की निगाह में समान है। और ये समान क्या है कि हम अपने आप को सांसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई जो हमारी क्रियाएं हैं, यानी अन्य जो हमारे साथ संबंधित सामाजिक इकाइयां हैं, उन सामाजिक इकाइयों के भी जीवन निर्वाह के अंदर हमें अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके विश्लेषण में हमें उच्चतम स्तर तक जाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, जो मार्टिन लूथर का लॉ ऑफ कॉलिंग है, तो इस लॉ ऑफ कॉलिंग का जो परिणाम है वह प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता वो हमारे सामने ले आता है। और यह आचार संहिता पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है, जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसको उत्पन्न करती है। मैक्स वेबर ने मोटे मोटे रूप में यह विश्लेषण अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया है। हम इससे जुड़े हुए अन्य पक्षों की चर्चा, अन्य धर्मों की चर्चा और उनके अपने क्या परिणाम है, पूंजीवाद कहाँ पर उत्पन्न क्यों नहीं हो सका, इन सब की बात भी उन्होंने की है। और फिर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम उसकी चर्चा अपने अगले डिस्कोर्स के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।